जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिंदी बी के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और उसके जो आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसको अगर आप कर लेते हो तो ये चांस है कि जो भी आपका सब्जेक्टिव का जो एग्जाम होगा उसमें यही सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो क्या करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अगर आप उसको कर लेते हो तो 80 से 90% चांस है कि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इसी से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि कुखरीन ने, देख सकते हो क्या है, कुखरीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी। तो कुखरीन ने मुआवजा पाने की यह दलील दी कि कामकाजी तथा उसका काम पेचीदा होने के कारण यदि उनकी उंगलियां ठीक नहीं होती है तो उसके काम का हर्जाना होगा, इसीलिए उसे कुत्ते के मालिक से मुआवजा मिलना चाहिए। यह सबसे पहला उसने बोला। अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न आपका है कि देख सकते हो कुखरीन ने ओचुमेवाव को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया। देख सकते हो क्या कुखरीन ने ओचुमवाल को उंगली ऊपर उठाने का कारण यह बताया कि वह चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी अचानक से इस कुत्ते ने आकर क्या किया, उंगली काट लिया। तो इसके लिए क्या किया था, उसने उंगली उठाया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो क्या है कि यल्दीरिन ने कुखरीन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा। देख सकते हो क्या है, यल्दीरिन ने कुखरीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि कुखरीन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। इसने जलती हुई सिगरेट से कुत्ते की नाक जला दी होगी, इसीलिए कुत्ते ने इसे काट दिया होगा, क्योंकि बिना कारण तो कुत्ते किसे काटते नहीं है ना। इस तरह क्या यल्दीरिन ने ओचुमेव की हाँ में हाँ मिलाकर कुखरीन को क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो इसी चैप्टर का अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि ओचुमेव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने कहा कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा। देखोगे आंसर क्या है कि वास्तव में ओचुमेव एक चापलूस किस्म का व्यक्ति था। इसके जरिए वह जनरल साहब की नजर में ऊपर उठना चाहता था और एक बेहतर क्या बनना चाहता था, इंस्पेक्टर साबित होना चाहता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भीड़ कुखरीन पर क्यों हंसने लगती है। तो देख सकते हो कुखरीन कहां तो अपनी उंगली के लिए हर्जाना मांगने की बात कर रहा था, परंतु यहां तो ओचुमेव ने जनरल को खुश करने के लिए उल्टे उस पर ही दोष मढ़ दिए, जिसके कारण सारी जो भीड़ थी वो कुखरीन पर क्या करने लगे थे, हंसने लगे थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि देख सकते हो क्या है कि किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी, ऐसा ओचुमेव ने क्यों कहा होगा। तो देखो आंसर क्या होगा कि ओचुमेव को जब पता चला कि वह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो वह उसे खुश करने के लिए कुखरीन पर ही सारा दोष मढ़ देता है और वो कहता है कि किसी किल विल पर उंगली क्या होगी, छिल गई होगी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला देख सकते हो क्या है कि देख सकते हो कि ओचुमेव के चरित्र की विशेषता का वर्णन करें, है ना। तो देखो क्या है, हम लोग बात करेंगे आंसर पर। तो ओचुमेव एक दोषी व्यक्तित्व, चापलूसी, सातिर और मोक परिस्थ चरित्र का व्यक्ति है। वह एक कर्तव्यहीन इंसान है। अपने फायदे के लिए वो लोगों के साथ अन्याय करता है। अपने पद का लाभ उठाते हुए एक आम इंसान को उचित न्याय नहीं दिलवाता है। उल्टे दोषी व्यक्ति को खुश करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यह पूरा का पूरा ओचुमेव का क्या था, एक मैं बोलूंगा कि उसका पूरा का पूरा बायोडाटा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, ओचुमेव के विचारों में क्या परिवर्तन आया। तो देखो क्या है कि ओचुमेव पहले जिस कुत्ते को भद्दा, मरियल और आवारा कुत्ता कहता, परंतु जैसे ही उसे पता चला कि वह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है तो उसी कुत्ते को वो क्या देख सकते हो कि सुंदर डॉगी कहकर संबोधित करने लगा और कुत्ते को उसके मालिक तक क्या क्या पहुंचवा देता है। तो ये पूरा का पूरा काम किया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देखो कि कुखरीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है ना, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है। तो बात करेंगे आंसर पर। देखोगे क्या है कि कुखरीन क्या है, देख सकते हो आंसर पे मैं बात करूं तो कुखरीन का यह कथन, मेरा भाई भी एक पुलिस पे है, समाज की वास्तविक
कटु सच्चाई की ओर संकेत करता है। आज भी हमारे समाज में ऊंचे पद का रोब, भाई भतीजावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी विद्यमान है। आज भी लोग जान पहचान ऊंचे अहमदों का प्रयोग करके कई सारे गलत कामों को क्या करते हैं, अंजाम दे देते हैं। तो एक तरह से क्या है, आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अभी समझाने का ज्यादा टाइम नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो इस कहानी का शीर्षक है ना, गिरगिट क्यों रखा होगा? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, मैं बात करूं आंसर का, तो इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसलिए रखा होगा क्योंकि जिस प्रकार गिरगिट समयानुसार अपना रंग बदलता है, माहिर है, उसी प्रकार ठीक ओचोमेलो भी मौका पकड़ क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। तो क्या बोलेंगे, इस तरह से ये जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे, देख सकते हो आगे ही क्या है कि इस पाठ के लिए कुछ अन्य देख सकते हो अवसरवादी, चापलूसवादी या रंग बदलू आदि भी हो सकता है। मेरे अनुसार यह सारे शीर्षक पाठ के लिए दिए जा सकते हैं क्योंकि आज के अवसरवादी युग में सभी उचित समय और मौकों को देखकर अपने स्वभाव में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, हो सकता है सही है, इस तरह का मैं बोल सकता हूं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन वंशानुगतियों पर व्यंग किया गया है? क्या आप ऐसे वंशानुगतियों अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज के भ्रष्टाचार, चापलूसी और अवसरवादी आदि क्या देख सकते हो विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। आज भी हमारे समाज में उपयुक्त सभी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। कमजोर लोगों को न्याय प्राप्त नहीं होता, ऊंचे ओहदे का इस्तेमाल करके लोग अनैतिक कार्य कर लेते हैं और कानून को ठगता देखते हैं। सच्ची राह पर चलने वाले ईमानदार व्यक्ति को उनको क्या देख सकते हो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये रही पूरा का पूरा आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न पर। तो अगला देख सकते हो क्वेश्चन है आपका जो हरिहर काका का जो चैप्टर उससे है। तो हरिहर काका का क्या देख सकते हो, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देखोगे आंसर क्या है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच मधुर, आत्मीय और गहरे संबंध है। इस संबंध के मुख्य कारण क्या है कि कथावाचक और हरिहर काका का पड़ोसी होना। पहला, बचपन में हरिहर काका का कथावाचक को खूब प्यार और दुलार देना तथा बड़ा होने पर कथावाचक और हरिहर काका का आपस में मित्रता का संबंध स्थापित हो जाना, है ना, जिसके कारण हरिहर काका और कथावाचक आपस में क्या करते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो हरिहर काका का अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि हरिहर काका, क्या क्वेश्चन देख सकते हो कि हरिहर काका को देख सकते हो महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे? तो बात करेंगे आंसर पर। तो हरिहर काका निसंतान थे और उसके हिस्से में 15 बीघा उपजाऊ जमीन थी, है ना। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की इसी उपजाऊ 15 बीघा जमीन को अपने कब्जे में करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ने पहले तो काका को अपनी, है ना, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन पर ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोनों ने ही, है ना, दोनों ही उनके जीवन को, उनके जमीन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए हरिहर काका को महंत और भाई जो था वो एक ही श्रेणी के लग रहे थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि ठाकुर बाड़ी में प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे किस प्रकार की मनोवृत्ति का पता चलता है? तो बात करेंगे आंसर पर। तो ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव थे उससे गांव वालों की ठाकुर जी के प्रति क्या देख सकते हो कि अगाध विश्वास, भक्ति भावना, ईश्वर में आस्तिकता और एक प्रकार की अंधश्रद्धा जैसी मनोवृत्ति का पता चलता है, क्योंकि गांव वाले अपने हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय किसको देते थे? ठाकुर बाड़ी को देते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न क्या है इसी चैप्टर से कि चैप्टर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो हरिहर काका अनपढ़ थे फिर भी उन्हें दुनिया की सारी बेहद समझ थी। वे यह जानते थे कि जब तक जमीन उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करेंगे। उनके भाई लोग उसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे तो उन्हें
गांव में देख सकते हो दिखावा करके जमीन हथियाने वाले की याद आती थी, है ना। काका ने देख सकते हो क्या, काका ने देख सकते हो नरकीय जीवन जीते देखा था, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि चाहे महंत उकसाए, चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को नहीं देंगे। इस बात से स्पष्ट होता है कि काका अनपढ़ होते हुए भी क्या देखते दुनियादारी के बेहतर समझ रखते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो इसी चैप्टर से है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखो कि मैं बात करूं आंसर का, तो हरिहर काका को जबरन उठाने वाले देख सकते हो महंत के आदमी थे। वे रात के समय हथियारों से लैस होकर आते हैं और हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी उठाकर ले जाते हैं। वहां उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया है। देख सकते हो आगे है कि क्या गया है, उन्हें समझा बुझाकर और ना मानने पर डरा धमकाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान ले लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें मुंह में कपड़ा ठूसकर उन्हें अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा उनके साथ क्या किया गया था, सलूक किया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, और आपका प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो बात करेंगे आंसर पे। तो हरिहर काका के मामले में गांव वालों के लोग दो पक्षों में बट गए थे, है ना। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यक्ष मिले। यही सोच उनके धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुरवादी से मिलने वाले देख सकते हो कि स्वादिष्ट प्रसाद के कारण थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो प्रगतिशील विचारों के थे, उनका मानना था कि काका को वह जमीन परिवार वालों को दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक और भी यह कारण था कि काका विदुर थे, माने क्या थे कि उनकी पत्नी नहीं थी, तो क्या थे, विदुर थे, और उनका संतान भी नहीं था, तो इसीलिए उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा होगा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। क्या है, अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्ण करने का मतलब क्या होता है कि उससे जीतने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो हम बात करेंगे अगर हम लोग इसके आंसर पर, तो देख सकते हो आंसर क्या हो सकता है कि हरिहर काका को जब अपने भाइयों और महंत की असलियत पता चली तो उन्हें समझ में आ गई कि सब लोग जमीन जायदाद के पीछे पड़े हैं, तो उन्हें सभी लोग याद आ गए, है ना। देख सकते हो क्या है, आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल करके मरते रहे, दाने दाने के मोहताज हो गए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है। अर्थात काका को देख सकते हो, काका को मृत्यु, है ना, जीवन की अटल सच्चाई है ना। क्या है, उन्होंने सोचा, क्या देख सकते हो, अर्थात काका को मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई यह पता चल चुका था। इसीलिए अब वो महंत या अपने भाइयों के दिखावे या धमकाने पर भी अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे। अतः लेखक अगला आगे मैंने क्या लिखा है, अतः लेखक ने यह कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु का क्या करता है, वर्ण करता है। इससे हमको यह पता चला। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखो प्रश्न क्या है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय में क्या करें, अपनी विचार स्पष्ट करें। तो मैं बात करूंगा आंसर पे, तो देख सकते हो आंसर क्या होगा कि समाज में रिश्ते नाते एक विशेष स्थान है। सामाजिक जीवन को सुचारू रखने के लिए इनकी महत्वता को नजरअंदाज नहीं कर सकता, परंतु आज में समाज मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। आए दिन हम अखबारों में, समाचार में पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद, पैसे, जेवरात के लिए लोग हत्या जैसे घृणा कार्य करने से भी नहीं कतराते हैं। तो इसीलिए तो कहानी के हरिहर काका जैसे लोगों को अपने खून के रिश्तेदार से बचने
देने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब रिश्तेदार पर स्वार्थ का रंग चढ़ जाता है तो सारे रिश्ते क्या होते हैं, बेमानी हो जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करोगे। ये मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। यदि हमारे पास हरिहर काका जैसे हालात में कोई हो तो हम उसकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम अनुभवी और बुजुर्गों के साथ लेकर उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं है। क्या है, वे अकेले नहीं है, समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उनके परिवार को समझाने का प्रयास करेंगे कि स्वयं सेवी संस्थान में से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस प्रकार यदि समस्या नहीं सुलझती है तो हम पुलिस और मीडिया की सहायता लेने से भी क्या करेंगे, नहीं कतराएंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनका क्या स्थिति होता, अपने शब्दों में लिखे। तो हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो जो दुखी और एकाकी जीवन में बिता रहे थे वह उन्हें मीडिया के हस्तक्षेप से ना बितानी पड़ती। वे अपने देख सकते हो क्या है कि वे अपने पर हुए अत्याचार लोगों को न केवल बताकर भयमुक्त हो जाते बल्कि उनके कारण कई और लोग भी जागृत हो जाता। साथ ही मीडिया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती है ना। महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। अपहरण, धमकाने और जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उन्हें जेल हो जाता। मीडिया उन्हें स्वतंत्र और भयमुक्त जीवन देख सकते हो क्या, भयमुक्त जीवन की उचित व्यवस्था भी क्या करती, करवा देती। बात करें अगले प्रश्न पर। देखो क्या प्रश्न आपके यहाँ पे है। प्रश्न क्या देख सकते हो कि अब हम लोग बात करेंगे जो कर चले हम फिदा वाला जो चैप्टर जो आपका है वहां पे। तो देख सकते हो क्या इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो हम लोग बात करेंगे इसके आंसर पे। तो देखोगे आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। यह गीत 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया। उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था, इसीलिए यह गीत को समर्पित है। अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे कि कविता एवं कवि का क्या करना है, नाम लिखना है। तो आपको पता होगा कि ये जो कविता था तो कविता का नाम क्या है कि हम कर चले हम फिदा है ना। क्या है, कर चले हम फिदा। और कवि क्या है तो कैफी आजमी क्या है, इनके कवि है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखो कि यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या है कि साथियों का संबोधन किसके लिए हुआ है। तो बात करेंगे आंसर पर। तो कवि ने चीन के युद्ध में सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए साथियों शब्द का क्या क्या संबोधन किया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखो क्या है कि सर पर कफन बांधने से क्या समझते हैं। देखोगे आंसर आपको यहां पे मिलेगा कि सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है कि मौत के लिए तैयार हो जाना है ना। इस गीत में शत्रुओं से लड़ने का संकेत है ना। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो वे देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्राण तक देने को तैयार होते हैं, यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो बात करेंगे इसके आंसर पर। तो देखो क्या है कि इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत की आन बान का प्रतीक है। चीन ने भारत की शान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था। एक प्रकार से वह भारत के स्वाभिमान को क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन आपका क्या है देख सकते हो कि इस गीत में ऐसी क्या खास है जो आपको जीवन भर याद रह जाती है। तो बात करेंगे इसके आंसर पर। तो देख सकते हो आंसर आपके यहाँ पे है कि गीत में भावना की सच्चाई है ना, मार्मिकता और क्या है कि गहनता ऐसे गुण हैं जिनके कारण कोई भी गीत सदा के लिए याद रहता है। यदि यह गीत भी बलिदान की मार्मिकता से क्या है, ओतप्रोत है। इसमें लय और संगीत का भी अद्भुत मेल है। इसी कारण से क्या होगा, ये जो गीत है हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो भाव स्पष्ट कीजिए है ना, क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो सांस थमती गई, नज्म जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो देख सकते हो किसका आंसर क्या होगा कि चीनी आक्रमण के समय भारतीय सैनिकों ने हिमालय की बर्फीली चोटी पर लड़ाई लड़ी। जमी हुई बर्फ में सैनिकों की सांस टूटने लगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना कठिन हो गया। बर्फ के कारण उनकी नसों का खून जमने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानने वे मरते दम तक आगे बढ़ते रहे और शत्रुओं की क्या किया, सीमा को क्या किया, बाहर खेदड़ने में लगे रहे। इसीलिए यह बात को कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे कि अगला प्रश्न क्या है कि छू ना पाए सीता का दामन को ही, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसका क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। देखोगे कि इसका आंसर क्या है कि बलिदानी सैनिक अपने
अपने वीर साथियों को कहता है कि भारत की धरती उनके लिए सीता के समान पवित्र है, वे स्वयं राम और लक्ष्मण के समान सीता के रक्षक है, अतः उन्हें जान देकर भी सीता यानी कि धरती की रक्षा करनी है। देश की पवित्रता पर कोई दाग ना लग जाए, इसके लिए मर मिटने का संकल्प उन्हीं को लेना है। वे देश की आन बान के सच्चे क्या है, रक्षक हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है और वो आपका क्वेश्चन क्या है कि कर चले हम फिदा कविता का सारांश लिखने के लिए आता है। तो मैं बात करूं इसका आंसर का, तो भारत देखोगे क्या है कि भारतीय वीर सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक अपने साथियों को संदेश देता है कि उसने मरते दम तक शत्रुओं को मुकाबला डट कर किया। अब वो सैनिक उनका स्थान ले। वे हमारे देश की धरती को दुल्हन समान अपने खून से लाल कर देंगे। देश के लिए मरने का अवसर सैनिक के जीवन में एक ही बार आता है, अतः वह नए नए काफिले सजाकर शत्रुओं का सामना करे, है ना। उनके होते हुए शत्रु सीमाओं में प्रवेश ना कर सके। वे शत्रु के लिए सीमा पर लक्ष्मण रेखा खींच दे, जिसके अंदर घुसने की कोशिश में नाश हो जाए। इस तरह के लेखक ने बातें जो है कही हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देख सकते हो विपदा से समझ बूझ कर, तो अगर मैं बोलूं तो ऐसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ने में, तो मैंने इसका पीडीएफ जो है मैंने बना दिया है। अब आपका काम क्या है कि इस वीडियो को जहां तक देखा आप लोगों ने देख लिया, मैं ये पीडीएफ जो है वो आपका मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां पे भी डाल दूंगा और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा मैं उसमें भी डाल दूंगा। तो दोनों पे भी आप क्या हो ज्वाइन होके इस ये जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप उसको क्या कर ले और पढ़ ले, क्योंकि मैं अगर इतना पढ़ने के लिए जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे जहां तक लगता है कि अभी आपके लिए पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया वीडियो अपलोड करते करते। तो आशा करूंगा कि वीडियो का जो पीडीएफ है आप वहां से ले लोगे और सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे आप देख लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दे, ताकि अगला जो आपका जितना भी सब्जेक्ट आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ आ रहा है और साइंस आ रहा है, तो उसका भी क्या मिलेगा आपको जानकारी जो है मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।